कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर में, नए वीडियो में नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू। तो चलिए वीडियो में बिना टाइम गंवाए हुए कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इसमें कुछ नया सीखेंगे वो चैप्टर है सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये सेल डिवीज़न होता क्या है। इसके बारे में जो हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे वो ये कि जितना भी सेल है उस सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सेल, जितने भी लिविंग सेल है सभी लिविंग सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी जितना भी लिविंग सेल होगा उन सभी लिविंग सेल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की घटना जो है आपको दिखेगा ही दिखेगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको उसमें दिखाई पड़ेगा कि जितना भी सेल है वो रिप्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, तो भाई डिवीज़न के थ्रू, और डिवाइड करके इनटू टू, जो एक पेरेंटल सेल्स जो है वो डिवाइड करके दो पेरेंटल सेल्स को जन्म देता है प्रत्येक डिवीज़न में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में देखिएगा कि ये न्यूली फॉर्म्ड सेल जो होता है, जो सेल डिवाइड करके जो नया सेल बना है, वो नया सेल्स जो होगा वो फिर से क्या करेगा, ग्रो करेगा और फिर से डिवाइड करेगा और नया सेल को फिर से जन्म देगा। इससे क्या होगा कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है इसके लाइफ साइकिल में जो होगा वो कंटिन्यूस चलते रहेगा और एक ही सेल, पेरेंटल सेल से बहुत सारा प्रोजेनी को जन्म दिया जाएगा। इस घटना को क्या बोला जाता है, सेल साइकिल बोला जाता है। अदर वर्ड में ये कह सकते हैं कि सेल साइकिल जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस को अलाउ करता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है कंटिन्यूसली, जो है मिलियंस ऑफ सेल्स जो है आपको कुछ ही दिन में दिखाई पड़ेगा, बन जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि जो अब हम लोग क्या करते हैं, सेल डिविजन्स को डिवाइड करते हैं टू स्टेजेस में। यानी जितने भी लिविंग सेल होंगे वो दो तरीके से सेल डिविजन्स शो करेंगे। पहला जो है वो है माइटोसिस, या तो माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन करेगा या मियोसिस के थ्रू सेल डिविजन्स करेगा। अब ये माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है इसके बारे में जान लें। तो माइटोसिस के बारे में आप ये देखिएगा कि ये माइटोसिस टर्म जो है वो दिया गया था किसके थ्रू, तो ये माइटोसिस टर्म जो है वो दिया गया था किसके थ्रू, फ्लेमिंग के थ्रू। ये टर्म जो है वो माइटोसिस दिया गया था। नेक्स्ट आप देखिएगा कि जितना भी सेल होगा वो यदि माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर रहा है और नए प्रोजेनी को जन्म दे रहा है तो उसमें आप ये देखिएगा कि जो जितना भी डॉटर सेल बनते हैं इसमें वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं या बिल्कुल सिमिलर होते हैं किसके, मदर सेल के, अपने पेरेंटल सेल के बिल्कुल क्या होगा, सिमिलर होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये सेल डिवीजन की घटना होता क्यों है। राइट। हम लोगों ने देखा कि सेल डिवीजन होता है तो माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि आखिर ये सेल डिवीजन होता क्यों है। तो सेल डिवीजन होने के लिए जो है टू रीजन्स है। इसमें दो रीजन आप जान लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आखिर ये सेल डिवीजन इसी वजह से होता है। पहला तो ये है कि जो देखिए किसी भी कोई भी चीज़ें डिवाइड कब कर जाता है, जब उसको कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें होती है उसका पूरा कंट्रोल जो है पूरे एरिया पे नहीं हो पाता है, इसलिए वो क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। ठीक उसी की तरह इसमें भी होता है कि जो सेल को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
क्योंकि न्यूक्लियस के पास सारा का सारा इन्फॉर्मेशंस होता है, सेल में क्या करना है, क्या चीज़ बनेगा और क्या चीज़ नहीं बनने जा रहा है। तो वो क्या होता है कि न्यूक्लियस का कंट्रोल जो होता है पूरे सेल पे अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है सेल डिवाइड कर जाता है। तो इसको जो है समझने के लिए सबसे पहला थ्योरी जो दिया गया है वो है कर्न प्लाज्म थ्योरी। और ये कर्न प्लाज्म थ्योरी दिया गया था किसके थ्रू? हार्वर्लिंग के थ्रू, ये हार्टविंग के थ्रू ये कर्न प्लाज्म थ्योरी दिया गया था। ये थ्योरी कहता है कि जो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी माइटोसिस जो होगा ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ कर्न प्लाज्मिक इंडेक्स, जो है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो होता है माइटोसिस, सेल डिविजन्स होता है। या इसको कर्न प्लाज्मिक इंडेक्स इसको जो है आप कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कह सकते हैं, या इसी को न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो कह सकते हैं। ये दोनों एक ही है। यदि ये सेल का डिस्टर्बेंस हो गया जिसकी वजह से जो है सेल डिवाइड कर रहा है, तो आखिर ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो निकलता कैसे है? तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकालने के लिए आपको 3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए किसी भी सेल का। यदि उसका वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम पता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? न्यूमरेटर में न्यूक्लियस का वॉल्यूम पुट करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में उस सेल का साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम रखना पड़ेगा। अब ये साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो जब आपको पूरे सेल का वॉल्यूम पता रहेगा तो पूरे सेल के वॉल्यूम में से आप क्या कीजिए, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और जो वॉल्यूम आ जाएगा वो वॉल्यूम क्या होगा? तो वो वॉल्यूम होने जा रहा है साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये वैल्यू जितना ही ज़्यादा आएगा वो सेल क्या होगा, उतना रैपिडली डिवाइड करने जा रहा है। ये वैल्यू कब ज़्यादा आएगा? जब साइटोप्लाज्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा और न्यूक्लियस की वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहेगा सेल ग्रोथ के कारण। तो इसी वजह तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, उतना कम आने जा रहा है, जिसकी वजह से जो है सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा। राइट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स छोटे सेल के जो होगा वो ज़्यादा होने जा रहा है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म जितना सेल छोटा होगा उसमें साइटोप्लाज्म भी उतना ही क्या होगा, छोटा होने जा रहा है। और न्यूक्लियर जो है इफिशिएंटली जो है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो है वो सेल डिवाइड कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो जितना सेल जितना बड़ा होगा उस सेल में न्यूक्लियस जो है पूरे सेल पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसके साइटोप्लाज्म पे। इसको कंट्रोल करने के लिए वो सेल क्या कर जाता है, वो न्यूक्लियस जो है उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा जितना सेल बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए वो सेल क्या हो जाता है, 2 सेल में डिवाइड कर जाता है। नेक्स्ट जो इसको समझने के लिए थ्योरी दिया गया है वो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो थ्योरी है। ये थ्योरी कहता है कि जो सेल जितना बड़ा होगा तो उसमें आप ये देखिएगा कि बड़ा होने के कारण उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है कि जिस रेशियो से वॉल्यूम इंक्रीज होता है उससे कई गुना ज़्यादा रेशियो से क्या होता है, उस सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ये भी एक रीजन्स है सेल को डिवाइड करने के लिए। राइट। तो जब सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है सेल एफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर पाता है साइटोप्लाज्म पे, जिसकी वजह से वो क्या कर जाता है,
डिवाइड कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल के बारे में आप ये देखिएगा कि सेल साइकिल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, राइट। आप इसके बारे में ये देखिएगा कि जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दरम्यान क्या होता है कि सेल में जो है डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, सेल का ग्रोथ होता है। ये दोनों घटनाएं आपको दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में देखिएगा, ये जितना भी इवेंट है डीएनए रिप्लिकेशंस और सेल का ग्रोथ, सेल का ग्रोथ ये इसी वजह से जो है सेल का कोऑर्डिनेशन जो है पूरे न्यूक्लियस का कोऑर्डिनेशन जो है पूरे सेल पे करेक्ट तरीके से नहीं हो पाता है और जो है नए सेल और जो है उसका नए सेल में डिवाइड कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो सीक्वेंस इवेंट जो है सेल डुप्लीकेशन का और सेल डुप्लीकेट का, वो जीनोम सिंथेसिस और अदर जो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल का एंड इवेंचुअली जो होगा वो डिवाइड कर जाएगा टू डॉटर सेल में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में देखिएगा कि ऑल्दो सेल ग्रोथ जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजमेंट कहते हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो किसी खास स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में ये देखिएगा कि जो रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स जो होगा यानी डीएनए का, इसमें आप ये देखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस में, डॉटर सेल में ये क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियाई बाय एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट इस सेल साइकिल में होगा। इस इवेंट को हम लोग क्या अंडर जेनेटिक कंट्रोल के अंदर देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेज होते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो उस फेज को देखने से पहले कुछ सेल्स हैं जिसका डिवाइडिंग पीरियड्स आपको याद रखना चाहिए। ये यदि आप टिपिकल किसी भी ह्यूमन सेल के बारे में बात करें तो ह्यूमन सेल का जो डिवाइडिंग पीरियड्स होता है वो होता है 24 आवर। और यदि किसी ईस्ट सेल के बारे में बात करें तो ईस्ट सेल में आप ये देखिएगा कि जो उसका डिवाइडिंग पीरियड जो होता है वो कितना होता है, 90 मिनट होता है, राइट। और यदि किसी बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरिया का टाइम ऑफ जनरेशन जो होता है वो कितना होता है, तो 30 मिनट होता है। अब हम लोग जो है सेल साइकिल में को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है वो देखना है। कौन कौन सा स्टेजेस है, तो पहला स्टेजेस जो है वो इंटरफेज और दूसरा स्टेजेस जो है वो सेल डिवीजन फेज या इसी को एम फेज बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इंटरफेज। तो इंटरफेज क्या होता है इसके बारे में आप ये देखिएगा कि ये इंटरफेज जो होता है 2 कंटिन्यूअस फेज के बीच में, ये 2 कंटिन्यूअस एम फेज के बीच में ये इंटरफेजेज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में ये देखिएगा कि इंटरफेज जो होता है सेल जिसमें क्या करता है, ग्रोथ करता है और प्रिपेयर करता है उसको अगले स्टेज में जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ता है सारा चीज़ें उस स्टेज में सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में ये देखिएगा कि जो
ये फेज जो होता है सेल में, ये इंटरफेज, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फेज होता है सेल साइकिल का। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में ये देखिएगा कि इंटरफेज जो होता है मोर देन 95% टाइम जो है वो सेल इसी पीरियड में जो है एक्सपेंड करता है, यानी 24 घंटा में यदि ह्यूमन सेल डिवाइड करता है तो उसका 95% टाइम जो है वो इसी फेज में आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में ये देखिएगा कि जो नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो इसमें देखिएगा कि सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक चेंजेस आपको दिखाई पड़ेंगे इसमें इंटरफेज के दौरान, और ये चेंजेस जो होगा आपको जनरली दिखाई नहीं पड़ता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा भी ये चीज़ें, ये चेंजेस आपको नहीं दिखाई पड़ने वाला है। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो सेल इस फेज में क्या करता है तो रेस्ट करता है, इसीलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो इस टाइम ड्यूरिंग विच सेल प्रिपेयर, इस टाइम क्या करता है सेल जो है प्रिपेयर करता है अगले स्टेजेस में उसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ता है वो सारा कंटेंट जो है आपको इसी फेज में बनाता है, जो कि रिक्वायरमेंट पड़ता है उसको सेल ग्रोथ के लिए और डीएनए रिप्लिकेशंस के लिए, जो भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ती हैं वो सारा चीज़ें जो है सेल इसी स्टेजेस में फॉर्म करता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एम फेज। तो एम फेज को जो है हॉवर्ड और प्लैगिक जो है ये एम फेजेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहला स्टेजेस जो है इसमें वो G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब हम लोग एक एक करके इन सारे फेजेस को देखेंगे। सबसे पहला स्टेज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है G1 फेज। इसको G1 फेज बोलिए या इसी का दूसरा नाम जो है वो है प्रिपेयर डीएनए सिंथेटिक फेज बोलिए या फर्स्ट गैप फेज भी बोला जाता है। इस फेज में आप ये देखिएगा कि जो G1 फेज जो है कॉरस्पॉन्ड, जिसमें आप ये देखते हैं कि इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशियल इंटरस्टेशियल फेज जो होता है डीएनए रिप्लिकेशंस के, वो ये फेजेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में देखिएगा कि जो इस फेज के दरमियान क्या होता है, सेल इस फेज में G1 फेज में जो आप देखिएगा कि जो मेटाबॉलिकली मोस्ट ये फेज जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने वाला है और कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ होगा सेल का। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि इस फेज के दरमियान जो होगा बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल का सिंथेसिस होगा और सेल जो होगा वो रैपिडली सिंथेसाइज करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए का और प्रोटीन का सिंथेसिस करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि इस एबिलिटी के कारण जो है प्रोटीन सिंथेसिस और सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्मिक के वजह से इसमें प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस होगा और इस प्लेस में आप ये देखिएगा कि एन स्टार्ट करेगा ग्रोथ इन साइज, इसी वजह से उसके साइज में क्या होगा, ग्रोथ वो आपको दिखाई पड़ने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि सेल का मैक्सिमम ग्रोथ जो होगा वो G1 स्टेजेस में दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एस फेज। एस फेज इसको बोला जाता है या इसी को डीएनए सिंथेटिक फेज भी बोला जाता है। इस फेज में आप ये देखिएगा कि जो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन
का सिंथेसिस जो होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटना है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो रिप्लिकेशन होगा किसका, साइटोप्लाज्मिक डीएनए का, अकर इन स्टेज ऑफ सेल साइकिल में देखा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो इसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए यानी जितना डीएनए सेल में प्रेजेंट होगा उसका अमाउंट जो होगा, इनिशियल अमाउंट यदि 2C है तो इसमें इंक्रीज होकर के इसका अमाउंट हो जाएगा 4C। लेकिन इसके क्रोमोसोम की संख्या में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी क्रोमोसोम्स जितना होगा, यदि सेल डिप्लॉयड्स है तो 2n होगा। और जीवन फेज में क्रोमोसोम्स यदि 2n होने जा रहा है तो एस फेज के बाद भी जो है उसके क्रोमोसोम संख्या 2n ही होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि एस फेज में ये देखिएगा कि जो मार्क फेज ऑफ डीएनए रिप्लिकेशंस और ये क्रोमोसोम का डुप्लीकेशंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि डुप्लीकेशंस का मतलब ये हुआ कि जो डीएनए का कंटेंट जो रहता है वही रहता है, लेकिन कंटेंट जो होता है डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम की संख्या जो होता है वो बिल्कुल सेम होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो एनिमल सेल में आप ये देखिएगा कि जो ड्यूरिंग एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन इस फेज में होता है, और विंग न्यूक्लियस और सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट कर जाता है इसके साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट जो फेजेस हम लोग देखने वाले हैं वो है G2 फेज, या इसको सेकेंड गैप फेज कहते हैं, या इसको पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज बोलते हैं, या दूसरा नाम इसका है प्री माइटोसिस फेज। इस फेज में आप ये देखिएगा कि ये जो है एक्चुअल प्रिपरेशंस का फेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि एक्चुअल प्रिपरेशन का फेज बोलिए, या इसी को बोला जाता है फाइनल प्रिपरेशन का फेज बोला जाता है ऑफ एम फेज। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि ये जो इसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा कि स्पेशल मटेरियल्स जितना भी होगा रिक्वायर पड़ेगा एम फेज के लिए वो सिंथेसाइज कर लिया जाएगा इस G2 फेज के दरमियान, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जिसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा किसके लिए, तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशंस के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो सारा जो है इसी फेज के दरमियान जो है वो सिंथेसाइज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है जीनोट फेज। तो जीनोट फेज के बारे में आप ये देखिएगा, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जो कुछ समय डिवाइड करते हैं और एडल्ट स्टेज यानी चाइल्डहुड स्टेज में डिवाइड करते हैं, बट एडल्ट स्टेज में आते आते वो सेल क्या करता है तो डिवाइड नहीं करता है वो सेल। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, हार्ट का सेल हो गया, ये और भी कई सेल्स हैं जो कि जो है जब मतलब जब सेल का डेथ हो जाए या उसमें के कोई भी इंजरी हो जाए तो ऐसे स्टेजेस में वो है क्या कि जो डिवाइड करता है, बट नॉर्मली वो डिवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, ये सेल जो है डू नॉट डिवाइड करता है, मतलब डिवाइड जो है जीवन फेज के बाद ये सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता है, वो जो है एंटर कर जाता है इनएक्टिव स्टेजेस में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्वेशेंट स्टेज कहते हैं, या उसको जीनोट स्टेज ऑफ सेल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो इन दिस स्टेज, इस स्टेज में आप ये देखिएगा कि सेल जो होगा
मेटाबॉलिकली एक्टिव होने जा रहा होगा ही, बट उसमें ज़्यादा टाइम तक डिवाइड करने की टेंडेंसी जो होता है वो नहीं होता है। वो टेंडेंसी उसको डिपेंड करता है कि जो वो टेंडेंसी रिक्वायर्ड पड़ता है कि जो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कितना सेल बनाना है। इस पॉइंट पे जो ये चीज़ें डिफाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपको चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल के बारे में देखना है। तो चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल में सबसे पहले हम लोग देख लें कि जो कुछ पॉइंट है जिसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें, जो सेल साइकिल्स जो है रनिंग बाय ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन के थ्रू ये चीज़ें रन करता है, जिसको हम लोग साइक्लिन्स कहते हैं या कैड्स कहते हैं या इसी को MPF ये कहते हैं, या इसको जो है, और ये चीज़ें स्टडी किया गया था किसमें, साइक्रोमाइसिन में ये चीज़ें देखा गया था 2001 ईस्वी में देखा गया था। नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं वो है सेल साइकिल इज रनिंग बाय ए ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिन किल्स कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में, इसमें जो अगला पॉइंट देखने वाले हैं वो है क्या, तो वो है ये कि जो सेल, ये एक्टिविटी जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये जो है रेगुलेट किया जाता है सेल साइकिल को। ये चीज़ें जो है रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। और काइनेज जो एंजाइम है वो रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को, कहाँ से, तो ATP से, और ऐड करता है एनोदर प्रोटीन को। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि काइनेज जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इन सेल साइकिल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CDKS कहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे जो है एक्टिवेट करता है किसको, व्हेन जब ये कंबाइन करता है विथ प्रोटीन से, जिसे हम लोग साइक्लिन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो कुछ चेक पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि चेक करते हैं सेल को G1 से S फेज में और G2 से M फेजेस में। ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेज एंजाइम जो है कंबाइन करता है विथ साइक्लिन से, और दिस मूव, ये जो है मूव कर जाता है सेल साइकिल को फॉरवर्ड में। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है चेक, वो है G2 से M फेज में है। ये देखिएगा कि जो इस स्टेज, चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक में नए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिवीज़न फेजेस। डिवीज़न फेजेस में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीज़न फेजेस या M फेजेस के बारे में देखेंगे। तो चलिए इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ह्यूमन का जो सेल होता है वो, उसका जो माइटोटिक फेज एटलीस्ट वन अकाउंट में ये देखा जाता है कि 24 आवर ड्यूरेशन होता है ह्यूमन सेल के डिवाइड करने की। नेक्स्ट जो पॉइंट आप इसमें देखिएगा, इसमें आप ये देखिएगा कि माइटोटिक फेज M फेज जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है द फेज जब एक्चुअल सेल डिवीज़न और माइटोसिस होता है, उस फेज को ये
फेज रिकॉग्नाइज करता है, डिनोटेड करता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि एनिमल्स जो कि माइटोटिकली सेल से रिस्ट्रिक्टेड होता है और वो केवल और केवल देखा जाता है इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में। इसका एक्सेप्शंस है इन कुछ ऐसे सोशल इंसेक्ट होते हैं जिसमें कि ये चीज़ें देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप ये देखेगा कि अगेंस्ट इसके अगेंस्ट में प्लांट जो है शो करता है माइटोटिक डिवीज़न इन बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉयड स्टेजेस में। नेक्स्ट पॉइंट में जो हम लोग देखने वाले हैं वो इसमें देखने वाले हैं कि ये जो फेजेस होता है इस फेजेस में आपको डायग्रामेटिक पीरियड्स दिखाया गया है सेल साइकिल का, जिसमें इन्वॉल्व होता है मेजॉरिटी ऑफ रिकॉग्नाइजेशंस वर्चुअलिटी एज ए ऑल कंपोनेंट्स जो कि इन्वॉल्व होगा सेल साइकिल में, वो सारा इस चीज़ में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में जो हम लोग देखने वाले हैं कि इसी वजह से क्रोमोसोमल जो होगा वो पेरेंट का एंड प्रोजेनी का वो बिल्कुल सेम होगा इस फेजेज में और वो इक्वल डिवीज़न में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि ऑल्दो इसमें देखा जाता है कि माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस में माइटोसिस को डिवाइड किया गया है ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स को। वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है समझने के लिए सेल डिवीज़न प्रोसेसेस को, राइट। एंड वेरी क्लियर कट लाइन जो है नहीं खींचा जा सकता है बिटवीन बहुत सारे स्टेजेस जो हैं इसमें फेजेस में, उसमें आपको क्लियर कट लाइनें नहीं खींची जा सकते हैं कि ये फेजेस जो है यहाँ से यहीं तक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि एम फेजेस जो हैं स्टार्ट होते हैं विथ अ न्यूक्लियर डिवीजन से और इसके करस्पॉन्डिंग जो है सेपरेशंस ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स यानी कैरियोकाइनेसिस, जो कि एक्चुअली एंड होता है ऑफ साइटोप्लाज्मिक साइटोकाइनेसिस के थ्रू, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो अब हम लोग माइटोसिस के जो है डिवाइड किया गया है 4 स्टेजेस में। वो पहला स्टेजेस क्या है, प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टेलोफेज। अब हम लोग इस स्टेजेस के बारे में डिटेल देखेंगे और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम लोग जो स्टेज देखने वाले हैं वो है प्रोफेज। तो प्रोफेज में आप ये देखिएगा कि ये जो है फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का। इस केस में ये देखा जाए ऑफ माइटोसिस और ये जो फॉलो किया जाता है किससे, तो एस और G2 फेज के से ये फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि इंटरफेज में ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा जो एस एंड G2 फेजेस जो होते हैं इसमें न्यू DNA मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं और नॉट डायरेक्टली बट इन्व्यूडेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो प्रोफेज जो होता है वो मार्क किया जाता है बाय इनिशिएशंस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, यानी प्रोफेज के शुरू में ही क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है उसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वो अनलैंग्ड ड्यूरिंग इस पर्पस में क्या होता है कि क्रोमोसोम मटेरियल बिल्कुल इस प्रोसेस में पहला स्टेज में बिल्कुल कंडेंस करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो आप इसमें देखिएगा नेक्स्ट थिंकिंग वो आप इसमें देखिएगा कि सेंट्रियोल्स जो होता है वो सेंट्रियोल जो होता है जो कि चला जाता है किस में, डुप्लीकेशंस में। और एस फेज के दरमियान क्या होता है कि इंटरफेज नोविंग और ये सेंट्रियोल्स जो है वो एस फेज के दौरान मूव कर जाता है कहाँ पे, अपोजिट पोल पे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो फॉर्मेशंस इसमें होता है क्या,
एंसेस्ट्रल रे का फॉर्मेशंस होता है। इस के कारण से, इसी कारण से जो है प्रोटीन जो होते हैं इसके चारों सेंट्रियोल के चारों तरफ एनिमल सेल्स में घिर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो एंसेस्टर और एम्फीस्टर माइटोसिस जो है वो देखा जा इन हायर प्लांट में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि सेंट्रियोल्स जो होता है वो एब्सेंट होगा एंड नो एंसेस्टर रे का फॉर्मेशंस होने जा रहा है इस हायर प्लांट के केस में। विदाउट एंसेस्टर, बिना एंसेस्टर का जो है एंसेस्टर माइटोसिस कहलाता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो एनिमल सेल में एंसेस्टर जो वो प्रेजेंट होगा एंड माइटोसिस को डिस्क्राइब किया जाता है बाय एम्फीस्ट्रल या एस्ट्रल माइटोसिस के थ्रू डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो इनकम्पलेशंस ऑफ प्रोफेज में आप ये देखिएगा कि दिस मार्क किया जाता है बाय फॉलोइड कुछ कैरेक्टरिस्टिक इवेंट जो नीचे दिए गए हैं वो इसका मेन फीचर है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इसका मेन फीचर्स हैं। तो पहला मेन फीचर्स जो है इसका वो इसमें देखिएगा कि जो क्रोमोसोम मटेरियल्स जो होगा इसमें कंडेंस्ड हो जाएगा और फॉर्म करेगा कॉम्पैक्ट माइटोसिस क्रोमोसोम्स को ये फॉर्म करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि क्रोमोसोम्स जो होगा वो देखा जाता है टू बी सीन कंपोज्ड टू क्रोमेटिड्स जो है इसमें फॉर्म होते हैं और वो अटैच्ड कर जाते हैं एक दूसरे सेंट्रियोल्स जो अपोजिट पोल पे हैं उससे वो अटैच्ड कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं which are undergo duplications, सेंट्रियोल्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं यानी संख्या में 2 हो जाते हैं इस इंटरफेज के दौरान और वो जो है मूव कर जाता है अपोजिट पोल पे, सेल के अपोजिट पोल पे जो है मूव कर जाता है और इस क्रोमोसोम्स जो है वो रेडिएट हो जाता है और जो मैक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं एस्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप इसमें देखिएगा कि जो टू एस्टर जो है टुगेदर विथ अ सिंपल फाइबर से और फॉर्म करता है क्या, फॉर्म करता है माइटोसिस एपरेटस को ये फॉर्म करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो सेल जो होता है एट एंड ऑफ प्रोफेज में वो देखा जाता है अंडर माइक्रोस्कोप में और ये इसमें जो है आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियर एनवेलप्स जो है इसी स्टेज में क्या हो जाते हैं वो डिसॉल्व कर जाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा, नेक्स्ट जो हम लोग फेजेस देखने वाले हैं वो है मेटाफेज। मेटाफेज में आप ये देखिएगा कि जो मेटाफेजेस में आप ये देखिएगा कि इस फेज में आप ये देखिएगा कि जो कंप्लीट इंटीग्रेशंस होता है न्यूक्लियर इन्वेलप का, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व कर जाता है पीछे वाले स्टेजेस में। और सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस जो होता है हैंस द क्रोमोसोम जो हो जाता है बिल्कुल सेपरेट और साइटोप्लाज्मिक सेल से जो हो जाता है क्रोमोसोम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो इस स्टेज में जो है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है प्रोफेज से शुरू हुआ था और मेटाफेज में आकर के जो हो जाता है वो बिल्कुल मतलब कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आप ये देखिए कि ऑब्जर्व किया जाता है क्लियर माइक्रोस्कोप में जो है क्रोमोसोम का जो है क्लियर माइक्रोस्कोप में आपको
दिखाई पड़ने जा रहा है इस स्टेजेस में। यानी माइक्रो क्रोमोसोम्स को देखने के लिए बेस्ट फेजेस जो है माना जाता है कौन सा, तो मेटाफेजेज। क्रोमोसोम मतलब कंडेंस शुरू हुआ था कहाँ से, तो कंडेंसेशन शुरू हुआ था प्रोफेज से, और मेटाफेज आते आते जो होता है बिल्कुल कंडेंस कर जाता है, और इतना कंडेंस कर जाता है जिसको कि आप माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, इस स्टेजेस में आप मेटाफेजेस में देखिएगा कि क्रोमोसोम्स जो है बनाता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशंस करता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि व्हिच आर हेल्डेड अलोंग विद सेंट्रियोल, और जो कि सेंट्रियोल से बंधे हुए रहते हैं, और एक स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर, स्ट्रक्चर्स जो होता है सेंट्रियोल का वो फॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटोफोर करते हैं, और उससे जो होता है वो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप इसमें देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर्स जो है सर्व एज ए साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल, और ये मतलब सेंट्रियोल के काइनेटोफोर्स जो रहते हैं, सेंट्रियोल के पास काइनेटोफोर, उससे जो है स्पिंडल फाइबर अटैच्ड कर जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स जो और ये नेक्स्ट में देखिएगा कि ये फॉर्म करता है बाय, और ये स्पिंडल फाइबर जो है फॉर्म होता है किसके थ्रू, तो ये फॉर्म होता है माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा टू द क्रोमोसोम्स और मूव टू द अपोजिट पोल। इसमें यही हुआ कि जो क्रोमोसोम्स सेपरेट हुआ था, वो सेपरेट होने के बाद क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशंस होता है, और जो कि स्पिंडल फाइबर किससे फॉर्म होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल से फॉर्मेशंस होता है, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो है काइनेटोफोर से अटैच्ड हो जाते हैं, और दोनों पोल्स पे जो सेंट्रियोल रहते हैं वो बिल्कुल अपोजिट की ओर मूव करने लगते हैं। और नेक्स्ट में, और ये क्रोमोसोम इस वजह से क्या हो जाता है, बिल्कुल सेंटर में जो है वो अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, इसमें आप ये देखिएगा कि हैंस मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जो क्रोमोसोम्स जो हो जाता है बिकम्स इक्विलेटरल पे, यानी सेंटर लाइन पे जो हो जाता है वो बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं विथ क्रोमेटिड से, और इच क्रोमोसोम्स जो है कॉन्डेंस हो जाते हैं बाय इट्स काइनेटोफोर से टू द स्पिंडल फाइबर, और फॉर्म करता है 1 पोल, एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होता है वो बिल्कुल कॉन्डेंस कर जाता है बाय इट्स क्रोमेटोफोर के थ्रू टू स्पिंडल फाइबर से जुड़ने के बाद वो अपोजिट पोल पे चला जाता है, और अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, जिसके कारण ये अरेंज कर जाता है किससे, क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो क्रोमोसोम्स मल फाइबर जो होते हैं वो बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस, या इसी को काइनेटोफोर कहते हैं, जो कि रन करता है फ्रॉम 1 पोल टू सेंट्रोमियर के थ्रू ये रन करता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो अपोजिट फाइबर्स जो रहते हैं और ये जो सपोर्टिंग फाइबर्स रहते हैं, ये फाइबर्स जो है कंटिन्यू, एंड इसी को क्या बोलते हैं, नॉन काइनेटोफोर्स कहते हैं, जो कि रन करता है पोल की ओर, और इसी वजह से जो है क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अरेंज हो जाते हैं इन सेल में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि सेंट्रियोल्स जो है लाई करता है इक्वेटोरल एंड आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है बिल्कुल वो रीडायरेक्ट टुवर्ड द पोल की ओर मूव कर जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो द फीचर्स, और ये जो है फीचर है किसका, मेटाफेज का। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो बिल्कुल अटैच्ड हो जाते हैं काइनेटोफोर ऑफ क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम्स जो हो जाता है मूव कर जाते हैं टू द स्पिंडल of equator and get aligned along a metaphase plate
थॉट स्पिंडल फाइबर्स जो हो जाता है बोथ पोल से अटैच रहते हैं, और फाइनली ये होता है कि जो ये फेजेस दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जो देखने वाले हैं नेक्स्ट फेजेज, उस फेज में हम लोग देखने वाले हैं एनाफेज को। तो एनाफेज में आप ये देखिएगा कि सेंट्रोमियर्स जो होते हैं प्रत्येक क्रोमोजोम्स का, वो साइमल्टेनियसली जो है लेंथ वाइज वो डिविजन्स ऑफ सेंट्रोमियर कर जाता है, और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो बिल्कुल सेपरेट कर जाता है एक दूसरे से, एंड ईच क्रोमेटिड्स जो है नो अराइव टू द इंडिविजुअल क्रोमोजोम्स की ओर मूव कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो हो जाता है बिल्कुल डबल हो जाता है इस सेल में, इस सेल डिवीज़न के इस स्टेजेस में। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो इस क्रोमोजोम्स जो है मूव कर जाता है अवे फ्रॉम इक्वेटर प्लेट से। इस स्टेज में पहले मेटाफेज में इक्वेटर पे आया था, और इस स्टेज में क्या होता है इक्वेटर से आगे मूव कर जाता है क्रोमोजोम्स। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि पोल्स से आगे हट जाता है, और हैंस लेटिंग गेट एक विथ आर्म्स ऑफ क्रोमोजोम जो हो जाता है वो बिल्कुल टाइट बिहाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, राइट। टू डॉटर क्रोमोजोम्स जो होगा वो बिल्कुल मूव कर जाएगा टुवर्ड अपोजिट एंड ऑफ सेल साइकिल में। देयर काइनेटोफोर्स जो हो माइक्रोट्यूब्यूल से वो बिल्कुल क्या हो जाता है शॉर्ट हो जाता है ड्यू टू पॉली। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें वो देखने वाले हैं इलोंगेशंस। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जो द इलोंगेशंस ऑफ काइनेटोफोर्स जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल इन लेंथ हो जाता है, और एनाफेज स्टेज में जो होता है ये एक कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है एक का। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि सेंट्रियोल्स जो है स्प्लिट कर जाता है क्रोमोजोम्स से और बिल्कुल सेपरेट कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो क्रोमेटिड्स जो हो जाता है नौ रिवर्ट क्रोमोजोम जो हो जाता है वो बिल्कुल मूव कर जाता है एक दूसरे से अपोजिट पोल पे, और ये स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस करता है एनाफेज का ये स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जो देखने वाले हैं वो नेक्स्ट इवेंट टीलोफेज को देखने वाले हैं। टीलोफेज बोलिए या इसी को बोला जाता है, या इसी को रिवर्सल फेजेस बोले जाते हैं। इस फेजेस में जो हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो इस फेज में आप ये देखिएगा कि जो एट द बिगिनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस जब शुरू होता है तो टीलोफेज जो रहता है क्रोमोजोम्स का वो रिच कर यानी पहुंच जाता है कहाँ पे, रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच जाते हैं, और डीकंडेंसेशन जो हो जाता है वो शुरू हो जाता है, एंड लॉस इंडिविजुअलिटी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है क्रोमोजोम्स का। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो इंडिविजुअल क्रोमोजोम्स जो हो जाता है वो कैन नॉट लॉन्गर बी सीन, और इस स्टेज में जो है क्रोमोजोम को लंबे समय तक नहीं देखा जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल जो हो जाता है वो बिल्कुल टेंस और कलेक्ट कर जाता है एक दूसरे से अपोजिट पोल पे। और नेक्स्ट पॉइंट में आप इसमें देखिएगा कि जो दिस स्टेज जो है दिखाता है फॉलोइंग की इवेंट को, ये स्टेजेस दिखाता है। अब इसमें क्या क्या इवेंटेड हुआ ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो चीज़ें हुआ था वो क्या हुआ था कि कंडेंसेशन ऑफ क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स पे रहता है, वो उसका कंडेंसेशन होता है, एंड देयर इनडायरेक्टली लॉस डायरेक्ट एलिमेंट जो होता है वो बिल्कुल
इनडायरेक्टली लॉस्ट कर जाता है। नेक्स्ट इसमें जो इवेंट होता है वो क्या होता है, तो वो आप देखिएगा कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप जो रहता है वो बिल्कुल डेवलप्ड हो जाता है अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर के चारों तरफ, टू इच वॉल फॉर्मिंग एंड डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशंस के लिए जो है क्रोमोसोम के जो चारों तरफ जो है न्यूक्लियर इन्वेलप का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम्स न्यूक्लियोलस जो है फॉर्मेशंस कर जाता है, यानी फाइनली जो है डॉटर सेल का फॉर्मेशंस की पूरी तैयारी हो जाती है। नेक्स्ट स्टेजेस जो हम लोग देखने वाले हैं वो है साइटोकाइनेसिस, यानी अब हम लोग पहले जो देखे थे वो कैरियोकाइनेसिस था। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो न्यूक्लियस का डिविजन्स हो गया कैरियोकाइनेसिस के थ्रू। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो साइटोप्लाज्म का डिविजन्स कैसे होता है। साइटोप्लाज्म के डिविजन्स को क्या कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म के डिविजन्स को हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ इवेंट्स, तो इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो इसमें कौन कौन सा इवेंट देखना है। तो इसमें सबसे पहला इवेंट जो हम लोग को देखना है वो आप ये देखिएगा कि जो माइटोसिस जो है कंप्लीट किया जाता है, नॉट ओनली सेग्रीगेशंस ड्यूरिंग डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो होता है इनटू डॉटर सेल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियर के डिविजन्स को और क्रोमोसोम्स जो है उसका वो डिवाइड करके दोनों से अलग अलग सेल्स में बढ़ जाना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। बट सेल इटसेल्फ जो है वो डिवाइड कर जाता है इनटू डॉटर सेल्स में बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि जो एंड ऑफ सेल डिविजन्स जो है गेट और कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है और सेल डिविजन्स जो हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस जो होता है वो कंस्ट्रक्टेड होता है बाय फ्लोरोफॉर्मेशंस के थ्रू होता है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस के थ्रू होता है तो फ्लोरोफॉर्मेशंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पे और फॉर्म करते हैं किसको, माइक्रोबॉडीज़ को फॉर्म करते हैं, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो पेरीफेरी जो ऑफ इक्वेटर्स जो रहता है वो बिल्कुल कॉन्टैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशंस करता है और वो बनाता है किसको, तो वो बनाता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से ये कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन बना हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ड्यूरिंग नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, तो एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, तो कॉन्टैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है और इसी वजह से क्या होता है, फ्लोरोफॉर्मेशंस जो होता है फॉर्म होता है थ्रू आउट द या अनटू इनसाइड सेल में फ्लोरोफॉर्मेशंस होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं इसमें पॉइंट है कि जो फ्लोरोफॉर्मेशंस जो है वो बिल्कुल डिपेंडेंट होता है किस पे, कंटिन्यूसली एंड अल्टीमेट डिविजन्स होता है टू डॉटर सेल का फॉर्मेशंस हो जाता है। एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस जो होता है वो बिल्कुल किसके थ्रू होता है, तो सेंट्रीपिटल ऑर्डर में ये साइटोकाइनेसिस होता है। ये देखिए इस फिगर से बिल्कुल क्लियर कट दिखाया गया है कि जो ये दोनों से जो है क्रोमोसोम्स अलग हो गए थे, अब ये साइड माइक्रो बॉडीज़ जो है फॉर्मेशंस होते हैं बिल्कुल मिडिल फेज में, और इस फेज में देखिए कि जो बिल्कुल कॉन्टैक्टाइल होकर के दोनों एक दूसरे से अलग होने के कगार पे है और फाइनली इस स्टेज में जो है वो बिल्कुल अलग हो गए हैं अगले स्टेजेस में। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो साइटोकाइनेसिस इन अ प्लांट सेल,
जिसको कि नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को यदि आप रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।